फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन। अब नाउ द प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, ठीक है। तो माउथ के जरिए फूड क्या होता है? टेकन किया जाता है। और माउथ के बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो माउथ के बाद आपका फूड एंटर होगा आपके स्टमक में, तो स्टमक में पहुंच गया थ्रू द। अब ये जो माउथ का जो आपका जो फूड होगा, जो आपके माउथ से स्टमक तक जाएगा, वो किसकी हेल्प की वजह से जाएगा? फूड पाइप। एंड फूड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ऑइसोफेगस, ठीक है, ऑइसोफेगस, ठीक है। द स्टमक इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विच स्पैन्स। अब मेन क्या है? स्टमक आपका स्पैन्स भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। स्पैन्स मीन्स क्या होता है? जैसे ही फूड इसमें एंटर होगा आपके माउथ से थ्रू दी फूड पाइप, थ्रू दी फूड पाइप। अब ये जो आपको रे वाला पोर्शन नजर आ रहा है जिस पे मैंने ब्लैक अभी चलाया है, फूड पाइप, ह्यूमन बीइंग के फिगर में देखो, दैट इज अ फूड पाइप। एंड ये जो है नजर आ रहा है, ये है आपका स्टमक। क्या है ये? अब जैसे ही फूड एंटर होता है आपका फूड पाइप से स्टमक में, वैसे ही स्टमक आपका एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मीन्स होता है इंक्रीज इन साइज। क्या? तो ये अपना साइज बढ़ा लेता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक का साइज बढ़ जाता है। ओके। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प क्या करती हैं? मिक्सिंग द फूड thoroughly with the digestive juice. Okay, digestive juice. Here is talk about the digestive juice. तो हमारी स्टमक में भी क्या होता है? हमारे स्टमक भी हमारे फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्सअप करने में हेल्प करता है। अब कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे डाइजेशन होता है? तो देखो, दीज डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय। ये डाइजेशन फंक्शन कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मार्क कर लेना इसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिलीज करती है। तो हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस ग्लैंड से रिलीज होता है उस ग्लैंड्स का नाम है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके। एक हाँ, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज कॉल्ड द पेप्सिन। अब एक और एंजाइम है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। अब पेप्सिन का मेन वर्क क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और उस एंजाइम का नाम क्या है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन, ठीक है। एंड म्यूकस, ठीक है। एंड क्या है? म्यूकस, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ये दो एंजाइम्स हैं, इनको भी आपने मार्क कर लेना है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उन दो एंजाइम्स के नाम बताओ जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो उनका नाम है पेप्सिन एंड म्यूकस। ओके। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? तो आप कहोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वेयर द इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज सिचुएटेड, और विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप कहोगे स्टमक। क्या? स्टमक। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के आपके फंक्शंस बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के क्या फंक्शंस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या करता है? क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, यानी आपके आपके माउथ से जो फूड आता है रियल में वो बेसिस नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके माउथ में आप अपने फूड को च्यू करते हैं और उसे बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, वो होता है आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू आपका सलाइवा निकलता है, ठीक है। उसमें वो मिक्स हो जाता है जो कि एक बेसिक नेचर का होता है, जिसका मेन काम होता है स्टार्च, ठीक हो, सेपरेट करना, ठीक है। ओके। तो अब आपका जो फूड आता है वो आपके स्टमक में जो आता है तो वो बेसिस नेचर का होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर बेटा फूड को इसीलिए रिएक्ट किया जाता है क्योंकि एसिड के थ्रू आपके फूड के अंदर जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे एसिड से। समझ गए? यस। यस, बताइए, बताओ। यस यस, बताओ बताओ। यस, ऑब्वियसली बात है। गॉल ब्लैडर तो बेटा बाइल जूस स्टोर करता है और वहां से तो बाइल जूस निकलता है।
वो तो फंक्शन आगे आएगा। यस। एक्चुअली जब गॉल ब्लैडर में पथरी या स्टोन होता है तो वो स्टोन को रिमूव करवाते हैं। और गॉल ब्लैडर को मेन क्या होता है, दो तरीके होते हैं स्टोन को रिमूव करने के। फर्स्ट होता है आपका कि जो पथरी होती है, जो छोटा स्टोन होता है, उसको एनस के थ्रू रिमूव करवा देना, और वो होता है ड्रिंक मोस्ट ऑफ दी वाटर और अ लिक्विड। ओके, वो वो मेनली एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, या लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करो ताकि वो आपके एनस के थ्रू ही निकल जाए। ओके। दूसरा होता है कि जब जब आपका जो स्टोन होता है जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इट मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो मेडिसिन से भी हम उसे घोल सकते हैं। इट मीन्स वो डिजॉल्व हो सकता है और रिमूव हो सकता है। तीसरा होता है जब स्टोन इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन में क्या होता है, गॉल ब्लैडर्स को हम कट करते हैं, उसके बाद उसे जॉइंट कर देते हैं। तो हमारा जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं कभी भी उनमें रिपेयरिंग होती रहती है। तो टीयरिंग वियरिंग एक प्रोसेस है हमारी इनसाइड दी बॉडी के अंदर, और इसीलिए हम एनर्जी का यूज़ करते हैं कि हमारी इनसाइड दी बॉडी के अंदर कोई भी टीयरिंग वियरिंग होती है तो वो अपने आप ही रिकवर हो जाए। तो जब डॉक्टर्स जॉइंट लगाते हैं या स्टिचेस लगाते हैं तो देखो अपने आप ही वो फिर चिपक जाता है। जैसे आपके कहीं कट पड़ा आपकी स्किन पे, तो आपकी स्किन देखो अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है ना, कि नहीं होती? आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, हल्का सा कट लग जाता है तो वो अपने आप ही चिपक हो जाती है पपड़ी लगकर, है ना। तो ये होती है वियरिंग एंड टीयरिंग, तो वो तो नॉर्मल चीज है, बट गॉल ब्लैडर का एसेंशियल फंक्शन है। हाँ। हम्म। या बेटा गॉल ब्लैडर नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज गॉल ब्लैडर क्या करता है, एक जूस सीक्रेट करता है। वो मैं आपको आगे इसी टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि उसका क्या फंक्शन होता है गॉल, लेकिन गॉल ब्लैडर को नहीं निकालते, ठीक है। ओके। अब मेन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका मेन वर्क होता है आपके फूड के अंदर प्रेजेंट जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किल करना, ठीक है। द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ऑन पैप्सिन्स जो भी है, और फूड को इस तरीके, और देखो जो फूड है वो एसिडिक बन जाता है, और जो पैप्सिन आपका एंजाइम है और म्यूकस जो आपका एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, मैंने आपको अभी बताया था, ये तभी अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है जब आपका फूड एसिडिक हो। तो सबसे पहले फूड को एसिडिक बनाया जाता है, जम्स फ्री बनाया जाता है, उसके बाद पैप्सिन एंड म्यूकस आपके एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। वट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व द बाय द एसिड। अब देखो म्यूकस का स्पेशल रोल बताता हूँ मैं आपको, म्यूकस क्या है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, तो आप क्या कहोगे बेटा? पैप्सिन। अब म्यूकस का पार्ट ओनली पैप्सिन बोलोगे, ठीक है। पैप्सिन, पी फॉर पैप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन, ओके। और म्यूकस का अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं तो म्यूकस कहाँ होता है, देखो बेटा इनर लिनिंग का अब आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि इनर लिनिंग मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो इनर लिनिंग मीन्स होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था आपके चिक्स के अंदर की साइड में इनर लिनिंग है ना, वैसे ही हर एक ऑर्गन्स की अपनी इनर लिनिंग होती है। जैसे स्टमक की इनर लिनिंग देखो, ये रहा मैं जो स्टमक के ऊपर साइड में चला रहा हूँ, है ना, दिख रही है इनर लिनिंग इसकी, स्टमक की, इसके अंदर की लेयर ये होती है बेटा इनर लिनिंग। इस इनर लिनिंग को कहते हैं बेटा, ये एक लेयर होती है, इसे कहते हैं म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। अब एक चीज बताइए, आपके स्टमक में जब एसिड होगा तो आपको तो इरिटेशन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, वो आपके स्टमक को डैमेज नहीं कर देगा, क्योंकि एसिड है भाई, एसिड तो डैमेज कर देता है चीजों को, है ना। तो उसके लिए हमारे स्टमक की इनर लिनिंग पर एक म्यूकस होता है। तो म्यूकस हमें क्या करता है, जो एसिडिक अटैक होता है, जो हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एसिड रिलीज होता है, उस एसिड से हमारे स्टमक की इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का फंक्शन समझ आया? यस बताओ।
फूड में अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो एक्चुअली बेटा ये मैं वैसे तो आपको क्लियरली नहीं बता सकता है कि पर्टिकुलर कौन सी ग्लैंड्स का वर्क होता है ये, बट हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। बाकी आप फूड जैसा भी खाओगे उसके ऊपर एसिडिक कम रिलीज होना है, ज़्यादा रिलीज होना है, इट्स डिपेंड्स ऑन द हार्मोन्स, ठीक है। एंड योर जो आपका माइंड है, माइंड से किस तरीके से आपको सिग्नल मिल रहा है। जैसे सपोज करिए आप कुछ चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले टंग आपकी जो होती है वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, है ना। तो टंग से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या नॉर्मल है। ऐसे ही होता है जब आपके माइंड को सिग्नल जाता है तो आपका माइंड उसी तरीके से एक्टिव होता है। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे माइंड्स में जाते हैं और वो नर्व सेल्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और हमारी पूरी बॉडी के अंदर बेटा नर्व सेल्स होती है, ठीक है। आपने न्यूरॉन्स का डायग्राम देखा है छोटी क्लास में, न्यूरॉन्स का, है ना। तो वो न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टेड होते हैं, और जो न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टेड होते हैं वो टेंडन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब टेंडन्स मैं आपको बताऊंगा, जो उसका एंड पार्ट होता है न्यूरॉन्स का उसे कहते हैं टेंडन्स। क्या कहते हैं? तो वो ऐसे कनेक्ट होते हैं एंड दे जनरेट अ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो जैसे हमारी स्किन हो गई, टंग हो गई, ठीक है, हमारी नोज हो गई, तो इन सब में वो फिट होते हैं इनकी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही इनको कोई सिग्नल मिलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ही हमारा माइंड इंटरप्ट करता है, ओके। ये पूरा फंक्शन है वो आगे आएगा बेटा, वो नेक्स्ट चैप्टर का इससे। जस्ट बताओ। यस। नहीं, एक्चुअली म्यूकस कभी भी एसिड को कंट्रोल नहीं करता, बिकॉज एसिड तो रिलीज किया जाता है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू। किसके थ्रू रिलीज किया जाता है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू आपका एसिडिक रिलीज होता है। एंड एसिडिक कितनी क्वांटिटी में रिलीज होगा और कितनी क्वांटिटी में रिलीज नहीं होगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर फूड विच हैव यू ईट, ओके। बिकॉज उसमें जितना आपके बेसिस की, जर्म्स की या इन सब चीज़ की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपका एसिडिक रिलीज होता है। किसी किसी की बॉडी में एसिडिक ज़्यादा हाई रिलीज होता है जिससे उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट म्यूकस का जो मेन वर्क होता है वो सिर्फ जस्ट आपके स्टमक की इनर लिनिंग वॉल को प्रोटेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं है उसका मेन वर्क। वो कंट्रोल नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। कंट्रोल करने के लिए तो हमारा माइंड है, उसको जैसा सिग्नल मिलता है उसी हिसाब से हार्मोन्स या जो भी है एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव ऑब्टेन हियर अडल्ट। देखो अडल्ट हमें कंप्लेंट करते हैं इस चीज़ की कि नहीं करते? एसिडिटी की कंप्लेंट करते हैं अडल्ट हमें। जैसे हमारे मम्मा फादर कभी कभी बोलते हैं, है ना, कि एसिडिटी हो रही है, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, इनो ला के दे दो मेरे लिए। क्या? इनो। तो इनो का नेचर बेटा एक बेसिक होता है, ठीक है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, 10th में आ गए हो, तो आपको पता होना चाहिए एसिड को अगर नील करना है उसके इफेक्ट को तो आपको बेस लेना पड़ेगा, और बेस को अगर आपने नील करना है उसके इफेक्ट को तो आपने एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब आपका बेस तो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हो। अगर इनो अवेलेबल नहीं है तो आप एक इंटेलेक्चुअल माइंड चलाकर जो भी है आपके, जो आपको लगता है ये बेसिस नेचर का है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो आप नहीं मिल रही हैं आपको ये सब चीज़ें, तो आप कॉलगेट परचेज कर लीजिए। और कॉलगेट जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं ना, वैसे ब्रश करके हल्का सा उसे निगल लीजिए, तो वो बेसिस नेचर का होता है, ठीक है। ये चीज़ भी होती है। ठंडा पानी में तो बेटा वो तो कोई न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता ना बेसिक होता, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपका किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यूज़ कितनी है। तो पीएच वैल्यूज़ जितनी कम होती हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। जितनी पीएच वैल्यू 7 से अबव होती है तो वो बेसिस नेचर का हो जाता है। तो जो आपका वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है बिकॉज उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसीलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, और ना वो एसिडिक है ना बेस है, तो उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पानी पीने से कुछ नहीं होगा। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? देखते हैं। यस, एसिडिटी इसी से आपकी रिलेटेड है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है।
द एग्जिट्स ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर मसल्स। अब स्पिंस्टर मसल्स क्या होती है ये देखना है आपको, विच रिलीज इट इन अ स्मॉलर अमाउंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको स्पिंस्टर मसल्स बताता हूँ सबसे पहले डायग्राम में कि क्या होती है, ठीक है, ताकि आपको स्पिंस्टर मसल्स के बारे में पता चल जाए। देखो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है जिसको मैं अभी सर्कल करने जा रहा हूँ, बस ये वाला पार्ट, केवल इतना पार्ट, इतना जिसको मैंने सर्कल करा है, दैट इज कॉल्ड द स्पिंस्टर मसल्स। क्या कहते हैं इसे? स्पिंस्टर मसल्स का मेन वर्क क्या होता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर ही। स्पिंस्टर मसल्स कनेक्ट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्पिंस्टर मसल क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को क्या करती है? कनेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? बस इसका यही वर्क है, इसके अलावा इसका और कोई वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये कनेक्टर होता है, क्योंकि देखो एक चीज से जब फूड है स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसका कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना, तो उस पाइप को इन्होंने बोला है स्पिंस्टर मसल्स। तो स्पिंस्टर मसल्स के थ्रू क्या होता है? जस्ट कनेक्शन होता है बस, ठीक है। इट रिलीज इट द स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका जो फूड होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, विच पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्गेस्ट? बताएगा कोई? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बारी आता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर intestine, okay, or alimentary canal, which is fitted into the compact space. compact space means होता है, it means बहुत कम स्पेस में ये क्या है? फिटेड है। आपने देखा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बहुत मतलब घुमा घुमा सा हुआ ऐसे फिटेड है। देखो ये वाला जितना भी आपको दिख रहा है ये वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला समझ आया? ये वाला, और इसके ऊपर जो है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो मोटी वाली आपको दिख रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। आपको पता है कभी कभी जब हम भूखे रहते हैं उसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसा कहोगे आप क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर्ड होता है, हमारी बॉडी उसे एज अ, बताओ, हाँ, यस 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 यस, ठीक है, यही चीज़ होती है। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो एज अ एक फूड है जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो गया, ठीक है। तो आप फैट को एज ए एनर्जी की तरह यूज़ करोगे, वही डाइजेस्ट होगा, तो एसिडिक तो रिलीज हो जाएगा। अब एसिडिक जब रिलीज हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है फैट तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है ना, उससे तो बस एनर्जी में कन्वर्ट होना है, लेकिन जो एसिड रिलीज हो गया वो यूज़ नहीं होगा, इसी की वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी। इसीलिए आपको खा लेना चाहिए, खाना खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, वैसे ऐसा मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि सुबह वैसे ऐसा मैंने नहीं सुना। पता नहीं, मुझे तो आप सुबह उठ के मेघ दे दो और केले दे दो, हम तो खा लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को तो खाली टी पीने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सुना होगा आपने कि खाली टी नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, टी के साथ कुछ खाना चाहिए, है ना। एक्चुअली इट्स डिपेंड्स ऑन इम्यून सिस्टम, ओके। तो किसी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है और किसी का कितना स्ट्रांग होता है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। अब ऑल पीपल्स have a not same problems like the other, ठीक है। तो some people feel a acidity problem after drinking eat tea, sorry, okay। सो लेकिन कुछ पीपल्स को कुछ नहीं होता, वो खाली चाय ऐसे ही पी लेते हैं। रोड पे आपने देखा होगा बहुत लोग चाय पीते हैं, है ना, जो शौकीन होते हैं, रोड साइड जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनसे।
ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारे घरों में किसी फैमिलीज को हो जाती है, वो तो इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है एंड एज के ऊपर भी। अब देखो आगे पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो बेटा डिफर्ड करती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। हर्बीवोरस कौन होते हैं बेटा? जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ठीक है, जो ग्रास वगैरह ईट करते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं। ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर इंटेस्टाइन। अब ऐसा क्यों कहा इसने कि जो आपके हर्बीवोरस होते हैं उनकी लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है? बेटा एक उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हर्बीवोरस होते हैं यानी जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, मेन क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है एंड इट टू अलाउ अस सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ताकि जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स में जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट हो जाए इजीली, इसीलिए। जबकि जो मीट होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, इसीलिए कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है। समझ आ गए? ये होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स इज द कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है, कभी भी स्टमक में डाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन का हो या फैट का हो, वो सारा का सारा आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑर्गन कौन सा है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट रिसीव द, अब देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, ये चीज हमें समझना है। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब देखो ये सीक्रेशन रिसीव करता है कहाँ से? लीवर से एंड पैनक्रियाज से। तो दो जगह से इसके पास सीक्रेशन आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है आपका लीवर से, सेकंड आ रहा है आपका पैनक्रियाज से। तो आपके पास बुक है तो उसमें लीवर और पैनक्रियाज को नोटिस करो। आप जो गॉल ब्लैडर कह रहे थे वो पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है, लीवर के पास है वो, ठीक है, और पैनक्रियाज आपके स्टमक के जस्ट नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। तो फूड जो आया है स्टमक से वो कैसा है बेटा? एसिडिक है वो, एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन। उसको कैसा बनाना होता है बेटा? एल्कलाइन। एल्कलाइन का मार्क करो, इसके ऊपर लिखो बेस। क्या लिखो? इसका मतलब होता है बेस, यानी जो एसिड वाला आपके पास जो फूड आया है आपको उसे बेस बनाना होता है। और इसके लिए क्या होता है? फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। और हमें पैनक्रिएटिक एंजाइम्स चाहिए इसके लिए। क्या चाहिए? अब पैनक्रिएटिक एंजाइम कहाँ से आएंगे बेटा? पैनक्रियाज से। पैनक्रिएटिक का मतलब ही पैनक्रियाज निकल रहा है ना, सेम सेम। और यहाँ से सीक्रेट होता है बेटा बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस आपका सीक्रेट होता है लीवर से। कहाँ से होता है? लीवर से। तो लीवर के साइड में आप लिख लो फिगर में बाइल जूस, लीवर में एलो डाल के, ताकि आपको ये पढ़ना ना पड़े बार बार ही, आपको लीवर से पता चल जाए फिगर को देख के कि लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। कॉम्प्लाइज दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। और उसके ऊपर लिख देना बाइल जूस के ऊपर एक्टिंग ऑन फैट, ताकि आपको ये पता चल जाए इसका मेन वर्क होता है फैट के ऊपर काम करना, यानी फैट के साथ एक्ट करता है, ठीक है। अब आपका फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स। मार्क कर लो इसे, फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? या ये साथ के साथ आप ये खाली स्पेस में लिखते हुए चलोगे ना, आपको ये फिर पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बाद में जब आप रीड करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ फैट कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आप मुझे बताओगे लार्ज ग्लोब्यूल्स में। मैं आपसे पूछूंगा लार्ज ग्लोब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे सर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये होता है विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। अब देखो क्या होता है, तो जो फैट होता है जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है, किस फॉर्म में? लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म में। अब बताओ फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फैट के ऊपर कौन एक्ट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से सीक्रेट होता है,
ठीक है। तो बाइल जूस सॉल्ट ब्रेक दैम इनटू अ स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अब क्या होता है, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बाइल जूस इनके ऊपर एक्ट करके इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब यहाँ लिखोगे आप, तो यहाँ लिखोगे, देखो जैसे लार्ज ग्लोब्यूल्स लिखा आपने, फिर इसके नीचे लिखोगे आप बाइल जूस, यहाँ बाइल जूस लिख लो यहाँ पर, उसके नीचे लिख लो कि बाइल जूस लार्ज ग्लोब्यूल्स को 2 पार्ट में कर देता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो गया वो। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एंजाइम्स इसके ऊपर अच्छे से एक्शन ले सकेंगे, अच्छे से एक्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम में लगता है हमें डिफिकल्ट, बस सेकंड टाइम में ये आप पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और इसको पढ़ने का बेटा एक ही तरीका है, नोट्स बनाकर पढ़ना। अगर आपने इस पैराग्राफ को नोट्स बनाकर पढ़ा है तो मैं आपको गारंटीड देता हूँ कि आपको ये वाला पैराग्राफ 2 बारी पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आप इतना कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि इस पैराग्राफ के मैंने साइड में नोट्स लिख रखे हैं, तो बस आप नोट्स पढ़कर समझ जाओगे सारा का सारा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बना लेना। ठीक है, अब यहाँ से द पैनक्रियास क्या सीक्रेट करती है बेटा, पैनक्रिएटिक जूस। अब मेन हमें क्या देखना है, सबसे पहले मैंने बाइल जूस का आपको पढ़ाया, अब मैं थोड़ा सा इसके रिवीजन कराता हूँ। देखो, लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है बेटा, बाइल जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, बाइल जूस किसके ऊपर एक्ट करता है बेटा, लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, इट मीन्स फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, फैट को बाइल जूस डाइजेस्ट करता है। बट जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म को जो बाइल जूस होता है वो उसे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि एंजाइम्स उस पर अच्छे से एक्ट कर सकें। ठीक है, समझ आया हो? आगे है पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास क्या सीक्रेट करती है बेटा, पैनक्रिएटिक जूस। क्या करती है, विच, इसमें क्या होता है पैनक्रिएटिक जूस में, एक एंजाइम्स होता है ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड दूसरा एंजाइम्स होता है लिपेज। लिपेज एंजाइम क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन द फैट। जो इमल्सिफाइड फैट है ना ऊपर जो बाइल जूस ने बनाया था, उस फैट को ब्रेकिंग डाउन करता है और ज्यादा। ठीक है, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन अ ग्लैंड्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल्स में ग्लैंड्स कंटेन होती हैं, वो एक जूस सीक्रेट करती हैं, इंटेस्टिनल जूस। कौन सा, इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती हैं वो। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट्स फाइनली कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन। अब जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड में। एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। एंड फैट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरोल में। अब बताओ यहां तक समझ आया? ओके, लेकिन ये पार्ट मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैं खुद ही समझाता हूँ बेटा, ये मुझे पता है, क्योंकि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 6 मार्क्स का भी आपके एग्जाम में आना है और 100% क्वेश्चन भी इसमें से आना है, तो इसको मुझे समझाना होता है। और आपके एग्जाम तक तो मैं इसे 4-5 बारी बहुत अच्छे से करवा देता हूँ ताकि बच्चों से ये याद हो जाए बिल्कुल अच्छे से, और कभी भी बच्चे भूले ना। आप टेंशन ही मत लो, अगर आपने ये वर्ड बोला है ना कि मुझे समझ नहीं आएगा, तो आपने बहुत गलत वर्ड बोला है। आपने कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें कि हमें ये समझ नहीं आएगा। अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं ना, आप टेंशन मत लो, मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपको हर चीज़ याद करवाना, वो मेरी हेडेक है, मैं किस तरीके से याद करवाता हूँ। देखो अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास, सबसे पहले बताओ पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट रहती है, बिलो द स्टमक। क्या, बिलो द स्टमक के पैनक्रियास है। पैनक्रियास आपकी कनेक्ट होती है, देखो अपनी फिगर में देखो कहाँ पर कनेक्ट है ये, आपकी जो पैनक्रियाज होगी वो आपकी कनेक्ट होगी स्पिन सिस्टर से। किससे, जो स्पिंस्टर था ना, हाँ, स्पिंस्टर से कनेक्ट होगी। स्पिंस्टर आपका एक वे है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपना पैनक्रिएटिक जूस जो है वो रिलीज करती है। तो पैनक्रियाज कौन सा जूस रिलीज करती है, पैनक्रिएटिक जूस।
पैनक्रियाज कौन सा जूस सीक्रेट करती है? पैनक्रिएटिक जूस। अब जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसके अंदर बेटा दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है ट्राइप्सिन, दूसरा होता है लिपेज। पहला होता है ट्राइप्सिन, दूसरा होता है लिपेज। ट्राइप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेज आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब ये इसका टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। पैनक्रियाज यहाँ खत्म, पैनक्रियाज का बस इतना ही रोल है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल स्टार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड्स कंटेन होती है, ठीक है, जो कि इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती है। क्या करती है? इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइल के अंदर ही, केवल मिक्सअप करने के लिए, इसका और कोई रोल नहीं है, ना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जूस सीक्रेट करती है। बट आप याद रखना कि इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती है, जो इसमें फूड आता है फाइनल डाइजेशन के लिए उसके साथ मिक्स हो जाता है। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली क्या होता है, तो आपको पता होने चाहिए, फाइनली प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फैट आपका कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, प्रोटीन बताओ किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। अब बताओ प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता है? नहीं, फैट किस में कन्वर्ट होता है? ओके, पैनक्रियास कौन सा जूस सीक्रेट करती है? पैनक्रिएटिक जूस। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं पैनक्रिएटिक जूस में? ट्राइप्सिन एंड लिपेज। ट्राइप्सिन का मेन वर्क क्या होता है? लिपेज का मेन वर्क क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जूस सीक्रेट करती है? हो तो गया खत्म, फिनिश। समझ आया? टेंशन लेते हो बस आप। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन मीन्स जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहीं पर फाइनल डाइजेशन होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो जहाँ पर फाइनल डाइजेशन होगा वहीं पर फूड का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फूड का जो ऑब्जर्वेशन होता है, सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन, क्या बेटा? यस, ऑब्जर्वेशन जो स्टार्ट होता है फूड का, वो स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिकॉज अगर मैं आपसे प्लेस पूछूं, व्हाट इज द फाइनल प्लेस ऑफ द फूड डाइजेशन, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब तो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो भी तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो फूड को क्या करती हैं? ऑब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैसे ऑब्जॉर्व करती हैं। तो ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लिनर इनर लिनिंग होती है उसमें बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीज कहते हैं। अब विलीज कहाँ पर है ये मैं बताता हूँ। इनर लिनिंग मीन्स होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड के पार्ट पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि मेन हेल्पफुल होती हैं आपके डाइजेशन फूड को अब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, और जब ये फूड को अब्जॉर्व करती हैं तो ये अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाइजेशन फूड अब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, अब ये जो विलीज होती है इनका मेन क्या वर्क होता है, इन विलीज से आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। क्या बोला मैंने? विलीज से क्या कनेक्टेड होती हैं? ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। तो इन विलीज के थ्रू, हाँ, जब ये विलीज आपके फूड ऑब्जॉर्व करती हैं तो वो फूड आपका डायरेक्टली सीक्रेट होता है आपके ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका जो फूड होता है वो कहाँ पर जाता है आपका बेटा? पूरी बॉडी के अंदर। कहाँ पर? और एज अ यूज होता है एनर्जी, एंड फिर यूज होता है आपका रिपेयरिंग के लिए आपके ओल्ड टिश्यूज को। समझ आया पूरा प्रोसेस? ओके,
अब हम इस प्रोसेस को एक बारी रिवाइज करते हैं बिकॉज ये फाइनल प्रोसेस था, तो क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ऑब्वियसली। चलो सबसे पहले बताओ एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है? बोल दो डायरेक्ट आंसर। माउथ। कोई भी बोल सकता है आंसर, दोनों साथ में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माउथ, ओके। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? सलाइवा। सलाइवा का मेन वर्क क्या होता है? नो बेटा, दिस इज द रोल ऑफ द टीथ, नोट अ सलाइवा, ठीक है। मेक द फूड बेसिस भी हो हाँ, बेसिस नेचर का तो आपका फूड होता है, ये तो ठीक बताया आपने। बट सलाइवा का जो मेन रोल होता है वो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर पढ़ो, break down the starch which is complex molecules to give sugar, ठीक है। यानी स्टार्च को ब्रेक डाउन करके क्या देना है? सुगर रिलीज करना है, ठीक है बेटा। ओके। और जब आपका जो फूड होता है वो बहुत स्लाइवा से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर रिलीज किया जाता है? कहाँ रिलीज किया जाता है फूड पाइप के थ्रू? आपका जो फूड होता है स्टमक में रिलीज किया जाता है। कहाँ रिलीज किया जाता है बेटा? फूड पाइप से आपका फूड कहाँ आएगा? स्टमक में ही आएगा। कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा, ठीक है। तो स्टमक में आपका फूड आ जाता है। अब जो फूड पाइप होता है उसमें एक रिदमिकली प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसे हम पैरास्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं बेटा? पैरास्टिक मूवमेंट कहते हैं। पैरास्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। कैसे करता है बेटा? गैस। उसके बाद अब आपका फूड आ गया आपके स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक का प्रोसेस बताओ प्राची, बताओ क्या होता है स्टमक में? स्पिंस्टर। अब वेट। अब यहाँ पर जो जो चीज़ आपने मिस करी है वो बताता हूँ। फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल, जिसका मेन रोल होता है किल जो जम्स को किल करना, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो मिस हुई। दूसरी चीज़ जो आपका पैप्सिन एंड जो म्यूकस होता है, तो पैप्सिन का मेन वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और म्यूकस का जो मेन रोल होता है जो वो होता है स्टमक की जो इनर लिनिंग वॉल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना, ठीक है बेटा। ये इसका मेन रोल होता है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है आपका पैप्सिन, एंड म्यूकस आपकी हेल्प करता है किस चीज़ में? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से रिलीज हुआ है उस स्टमक की इनर लिनिंग वॉल को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है बेटा। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जो मुझे बताएंगे कौन? गौरिका। बताओ बेटा गौरिका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है?
बस इतना पैराग्राफ आपने करना है, आपको पूरा पता चल जाएगा। देखो मैम, जैसे सब ट्राई करो, बताओ। ओके, काफ़ी अच्छा बताया आपने, अच्छा ट्राई किया आपने, काफ़ी हद तक आपने ठीक बताया है। ठीक है, गुड। गौरी का बेटा, आपने भी बताना है मुझे, ठीक है? लेकिन आप मुझे कल बता सकते हो, तो आप एक बारी से पहले रीड करना, फिर अपने हिसाब से नोट्स बना के फिर आप ना मुझे कल समझाओगे शुरू से, माउथ से लेकर पूरा, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट, ठीक है बेटा? हाँ, लेकिन आप समझाओगे ज़रूर, तभी आपको याद होगा, अदरवाइज फिर याद करने में दिक्कत आएगी हमें, ठीक है? अगर एक बारी आपको मैंने याद करवा दिया ना, फिर आप इसे कभी भूलोगे नहीं। अगर आपने खुद एक बारी बता दिया सारा कुछ, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो भी अनऑब्जर्व फूड होता है वो क्या होता है? अनऑब्जर्व फूड का क्या होगा बेटा? वो तो वेस्ट है ना। तो जो भी अनऑब्जर्व फूड है वो एज अ वेस्ट है। अब वेस्ट को तो रिमूव करना होगा हमें, तो जो अनऑब्जर्व फूड है बेटा उसे हम रिमूव करेंगे। तो ये सेंड कर दिया जाता है अनऑब्जर्व फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो यहाँ पर और ज़्यादा मोर विलीज होती हैं, ज़्यादा एज कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट ये वाली विलीज ब्लड वेसल से कनेक्ट नहीं होती, ये आपकी एनस में जाती हैं डायरेक्टली, तो ये लिक्विड ऑब्जॉर्व करती है, तो जिसे आप यूरिया कहते हैं, ठीक है? या वेस्ट लिक्विड होता है, ठीक है? ये उसे रिमूव करते हैं, ये आपका रिमूव हो जाता है बॉडी से एनस के थ्रू। एंड कुछ आपका सॉलिड वेस्ट होता है आपका, वो भी रिमूव हो जाता है बाय द स्पिंटर। क्या? स्पिंटर, ठीक है? स्पिंटर के थ्रू, तो इसे कहते हैं एनल स्पिंटर, जो आपका सॉलिड वेस्ट रिमूव करने वाला पार्ट है, और जो आपका लिक्विड वेस्ट रिमूव करने वाला पार्ट है उसे कहते हैं एनस, ठीक है बेटा? ये आपका था पूरा ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेशंस, ठीक है? क्योंकि रेस्पिरेशन अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ खुशी भी नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं स्टार्ट तो कर देता, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे। ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा टॉपिक था,
काफ़ी अच्छा है, आप इसे एक बारी घर पे भी रीड कर लोगे बैठकर तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू।